जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया पर इस समय दो वीडियो खासे वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो है कर्नाटका हाई कोर्ट का, जहां पर कि महिला जज ने एक पुरुष के हक में फैसला सुनाया है और एक महिला की जो एक बहुत ही मैं कहूँगा बिना सोची समझी करी गई डिमांड थी महिला की मंथली कंपनसेशन की 6 लाख रुपए की, इसको डिनाई किया है। जस्टिस ललिता कन्नेकांती उन महिला जज का नाम था। अधिकतर लोगों को इन जज के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा पहले नाम बता दूं। दूसरा वीडियो जो है वो वायरल हुआ कोलकाता में जो पूरा केस चल रहा है उसके बाद में सोनागाची सेक्स वर्कर एरिया से आई हुई एक महिला का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर इतनी हवस है तो आप इस एरिया में आइए, यहाँ पर आपको महिलाएं मिलेंगी जो ये काम करती हैं, लेकिन आपको किसी खुले में घूमने वाली लड़की के साथ कुछ ऐसा जघन्य अपराध करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों ही केसेस में दो महिलाएं इन्वॉल्व हैं, इंडियन जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, और इन दोनों महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है, जिस संदर्भ में रखा है, उन बातों के बारे में बात की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर हम लोग एक उस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर कि एक तरफ तो आदमी हैवानियत का दूसरा चेहरा बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी भी है जिसको कि एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है इंडियन जुडिशरी सिस्टम के द्वारा, इंडियन जुडिशरी सिस्टम का उपयोग करके। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई अपने आप में का पहला मामला होगा या कोई आखिरी मामला होगा, बट एक केस आता है जिससे कि बदलाव होना शुरू होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बंगाल वाले केस की, तो वहां पर जिस महिला का वो वीडियो वायरल हुआ है, मैंने जब इसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स को मैं खोज रहा था तब उसमें मुझको कई जगहों पर लिखा हुआ दिखा कि सेक्स वर्कर ने ये बयान दिया है, जबकि जिस महिला का वो बयान निकलकर सामने आया है उसी वायरल वीडियो में वो कह रही हैं कि वो एक काउंसलर के तौर पर उस एरिया में काम करती हैं, एक काउंसलर के तौर पर। तो मेरा मतलब ये रहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ लिखें तो कम से कम इस बात को तो लेकर मेक श्योर रहें कि वो व्यक्ति क्या करता है, मतलब जो आप लिखने जा रहे हैं वो चीज़ वो करता भी है या नहीं करता है। खैर, शुरुआत हम कोलकाता वाले बात से ही करते हैं, उसके बाद हम महिला जज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कि एलिमनी मेंटेनेंस को लेकर बहुत बड़ी बात कही है और 6 लाख रुपए का जो कंपनसेशन मांगा गया था उसको सिरे से नकार दिया था पहले। लेकिन शुरुआत करते हैं हम बंगाल वाले केस से। अब देखिए, बंगाल में जो पूरी चीज़ हुई है उसके बाद में वाकई में पूरे देश में आक्रोश है, बट हमको यहाँ पर एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि क्या कोर्ट अपना काम नहीं कर रहा? कोर्ट बिल्कुल अपना काम कर रहा है। क्या सरकार अपने काम नहीं कर रही? सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल अपना काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ने के लिए हाजिर भी हुए थे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने, अभी भी उसको लेकर केस चल रहा है। लेकिन डॉक्टरों के अंदर उसके बावजूद भी एक आक्रोश है। डॉक्टर के अंदर जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं उसका कारण है कि डॉक्टरों को लेकर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो सुरक्षा के पैमाने होने चाहिए, उनको लेकर है। इन सबके बीच में ही इस महिला का वीडियो वायरल होता है और इस महिला ने इस वीडियो में कोई बहुत बड़ी टेक्निकल बातें नहीं कही, कोई ऐसी बातें नहीं कही जिसको कि सुनकर आप ये कहें कि यार इसने तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कह दी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी बात को उससे भी ज़्यादा सरलता के साथ में इस महिला ने उस वीडियो में कहा। एबीपी न्यूज़ के संवाददाता के साथ में वो बात कर रही थी। संवाददाता ने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग तो यहाँ पर हैं जो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो आप अगर वाकई में अपनी उस हवस को शांत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, जहाँ पर क्या थोड़े बहुत पैसे खर्च करेंगे और आपको वो सब करने को मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं करने के लिए। ये हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी है। हम जब सेक्स वर्कर्स के बारे में बात करते हैं तब ये बात नहीं होती कि यार क्या वो अपनी मर्जी से कर रही हैं या वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही हैं वो काम। कई बार उनको उस दलदल में धकेला गया होता है, बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो काम कर रही होती है। ऐसे में जब भी हम ऐसी मेंटालिटी के लोगों की बात करते हैं जिनके कि सर के ऊपर हवस चढ़ी रहती है या विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, उनके लिए ये मैसेज वाकई में लाउड एंड क्लियर था कि आपको अगर अपनी हवस मिटानी है तो फिर आप यहाँ आ जाए। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर जहन में ये आता है कि क्या वाकई में ऐसे लोगों में इतनी सोचने की क्षमता होती है कि जब वो उस मोमेंट में रहें जहाँ पर कि वो गलत कदम उठाने वाले होते हैं तब वो इस बारे में सोच सकें कि नहीं, हमको वहाँ पर चले जाना चाहिए जहाँ पर हम पैसे देकर ये सब कर सकते हैं। जितना मुझे समझ में आता है कि वो इंसान उस जोन में रहता ही नहीं है कि वो इस तरह की तार्किक बात को लेकर अपने दिमाग में एक बात को रख सके। उस समय पर उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हैवानियत छाई रहती है और उसके सामने फिर कोई भी हो, चाहे वो एक वृद्ध महिला हो, चाहे वो एक अधेड़ उम्र की महिला हो या एक छोटी कम उम्र की बच्ची ही क्यों ना हो, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो हैवान आया रहता है उसकी आग को शांत करना रहता है और कुछ भी नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कई बार ऐसे केसेस हमको घरों के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं जहां पर कि कई बार रिश्तेदार ही ऐसे मामलों में कल्प्रिट पाए जाते हैं। भाई उनको तो ऑब्वियस सी बात है शायद वो काम करके अच्छा नहीं लगेगा,
उसके बावजूद भी जो ये लोग काम करते हैं, उसके पीछे की मेंटालिटी ही कई बार उसका कारण बनती है। कई बार रिवेंज भी एक कारण रहता है, बट अधिकतर केसेस में मेंटालिटी का ही दोष रहता है कि बस हर जगह पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। क्योंकि मर्दों के लिए जब बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ऑब्सीन चीज को करना उनके लिए अपनी ताकत को दर्शाना, अपने स्वामित्व को कायम रखना भी होता है कि भाई हम ही हम हैं जो हम हैं। तो यहां पर शायद एक जैसे हमारे भारत में अगर हम बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन जो होता है वो इलीगल है, और उसके इलीगल होने के भी अपने कारण हैं। और इसीलिए हमारे भारत में अभी तक प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया भी नहीं गया, क्योंकि अगर लीगल करेंगे तो शायद जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम लोग बात करते हैं, जो महिलाओं को खरीदने बेचने की हम बात करते हैं, वो मामले बढ़ते जाएंगे। बट क्या ये एक सॉल्यूशन हो सकता है? टू एन एक्सटेंट शायद हाँ, बट ओवरऑल ये कहीं से कहीं तक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता जब तक कि आप मेंटालिटी चेंज करने की बात ना करें। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर रहे थे, फोटोज अपलोड कर रहे थे कि हमें जस्टिस चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे थे। बट फिर मैं भी उन्हीं लोगों को ही जानता हूँ कि जब सड़क पे जब वो लोग चलते हैं तो दूसरी लड़कियों को देखकर वो लोग आहें भरने में भी पीछे नहीं हटते। तो ऐसी मेंटालिटी के साथ में अगर आप सोच रहे हैं कि हम समाज में बदलाव ले आएंगे, तो शायद वो नहीं आएगा। अगर आपको बदलाव लाना है समाज में तो आपको कहीं ना कहीं खुद से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट करके आप सिर्फ और सिर्फ सामाजिक ज़रूरत जो इस समय आपको लग रही है एक आवाज़ उठाने वाली, आप सिर्फ उसको पूरा कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। खैर, इस मामले को यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जस्टिस ललिता जी के बारे में बात करने के लिए, जिन्होंने की एक ऐसा जजमेंट दिया है, जजमेंट तो नहीं दिया, एक ऐसी सुनवाई करी है जिसको सुनने के बाद में हर एक आदमी अच्छा महसूस कर रहा है। भले ही वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी वो अच्छा महसूस कर रहा है। और कारण सिर्फ ये है कि हम बहुत समय से सुनते हुए आते हैं कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसमें पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है। पुरुषों के लिए हमेशा वहां पर एक्सप्लॉयटेशन ही होता है। मतलब कि जब हम फॉल्स केसेस की बात करते हैं, हम ऐसे केसेस की बात करते हैं जहां पर कि आदमियों को फंसाने की कोशिश करी जाती है या किसी तरह के झूठे आरोप लगाकर उनके ऊपर केस बनाया जाता है। कई सारे ऐसे मामले हमने देखे हैं जिसमें कि आदमी फंस जाते हैं। इनमें दहेज प्रताड़ना एक बहुत बड़ा ऐसा केस बनता है जिसमें कि कोई भी महिला को अगर बदला लेना होता है या अपने ससुराल वालों को, अपने पति को सबक सिखाना होता है, तो वो इसी का जरिया बनाती है कि मैं तो दहेज का आरोप लगा दूंगी, उसके बाद केस चलता रहेगा, सजा हो या ना हो सामने वाला परेशान जरूर हो जाएगा। मेरे जान पहचान में भी एक आध दो ऐसे केसेस हैं जहां पर किस तरह की घटनाएं हुई। माता पिता तो जेल जाते जाते बच गए, लेकिन लड़के को तो जेल जाना ही पड़ गया। लेकिन जब कोई आदमी औरत अपने अपनी कैपेसिटी में डाइवोर्स लेते हैं तब महिला कंपनसेशन की डिमांड करती है। और ये जो पूरा केस निकल कर आया कर्नाटक हाई कोर्ट में, ये भी इसी कंपनसेशन का केस था। बताया जाता है कि लोअर कोर्ट ने महिला को 50,000 रुपये मेंटेनेंस की जो पूरी पैसा था एलिमनी का, उसको ग्रांट किया था कि आपको 50,000 रुपये मंथली मिलेंगे। तो उसके बाद महिला, क्योंकि 50,000 में ऑब्वियस सी बात है उनकी पूर्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने हाई कोर्ट में उसको लेकर अप्लाई किया। और जो अमाउंट उन्होंने चाहा, मंथली में बता रहा हूं आपको, वो था 6,13,500 रुपये। ट्रस्ट मी, अगर आज की तारीख में 2 फ्रेशर कॉग्निजेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका साल भर का पैकेज होगा इतना, 2 लोगों का साल भर का, जहां पर कि ये महिला सिर्फ अपने खर्चे के लिए ये पैसा मांग रही। तो यहां पर मैं सिर्फ अपना खर्चा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी परवरिश, उनकी स्कूल की फीस का पूरा खर्चा अभी भी आदमी ही उठा रहा है। लेकिन महिला को अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, अपने ब्रांड्स के जो कपड़े, जो पर्स, जो चीज़ें यूज़ करती है उसको मेंटेन करने के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी ग्रोसरीज के लिए, अपनी फिजियोथेरेपी के लिए, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसको 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। मतलब आप कहीं से कहीं तक भी इसको एक रियलिस्टिक अमाउंट बता सकते हैं। वो तो मैं शुक्रगुजार हूं जज ललिता जी का, जब उन्होंने प्रोसीडिंग के दौरान ही कहा कि जो आप अमाउंट बता रहे हैं वो कहीं से कहीं तक भी रीजनेबल नहीं है, कहीं से कहीं तक भी रीजनेबल नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि कोर्ट ऑर्डर पास करे तो एक रीजनेबल अमाउंट है, रीजनेबल और रियलिस्टिक अमाउंट आप हमारे सामने लेकर आइए, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। बट क्योंकि लॉज बने हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक महिला आदमी को इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकती है लॉज के थ्रू। अगर उसको वाकई में इतना पैसा खर्च करना है तो उसको फिर कमाना भी शुरू करना पड़ेगा। अगर आदमी 10 करोड़ रुपए कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला को उसमें से 5 करोड़ रुपए उठाकर ग्रांट कर दिए जाएंगे। आदमी को इस बात की सजा नहीं मिल सकती कि वो तलाक ले रहा है। आपको जो मेंटेनेंस चाहिए वो आपको मेंटेनेंस मिलेगा। मतलब महिला के ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की तक जिम्मेदारी नहीं, जैसा कि प्रोसीडिंग में बताया गया। उसके बावजूद भी महिला 6,16,000, 6,13,000 रुपए की डिमांड कर रही है। मतलब आप जस्ट एक बार मैग्नीट्यूड सोचकर देखिए कि ये क्या किस तरीके से इन चीज़ों को किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या चीज़ें डिमांड करी गई हैं। यहां पर उनने
4 से 5 लाख रुपए तो नी पेन और फिजियोथेरेपी के लिए मांगे। मतलब अभी कुछ समय पहले मेरे पैर में इंजरी हुई थी, तब मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी, तो मेरे घर पे आके फिजियोथेरेपिस्ट लेता था मुझसे कुछ 500 550 रुपये लेते थे। बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट थे बाय द वे वो। एंड अगर हम बहुत ज़्यादा भी मान लें तो 1500 रुपये फिजियोथेरेपी के। पूरा महीना भी अगर सामने वाला फिजियोथेरेपी करा रहा है तो कितना पैसा हो जाता है भाई? 1500 रुपये पर डे के हिसाब से 10 दिन का हो जाता है 15,000, महीने का हो जाता है 50,000। 4 से 5 लाख रुपए ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपी चल रही है यार? कौन सी फिजियोथेरेपी होती है? इसके अलावा 15,000 रुपये पर मंथ शूज और ड्रेसेस के लिए, 60,000 पर मंथ खाने के लिए, एंड फ्यू मोर थाउजेंड फॉर डाइनिंग आउटसाइड होम। मतलब लिटरली यार ये एग्जैजरेटिंग अमाउंट जो डिमांड की जा रही थी, शायद वकील साहब ने भी इस बारे में दोबारा सोचने की नहीं सोची, या हो सकता है उनका उसमें कुछ मोटिव रहा हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, शी नीड्स 4 to 5 लाख पर मंथ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर नी पेन, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी उससे रिलेटेड हैं, फॉर हर बेसिक नीड्स ऑफ बैंगल्स, सैंडल्स, स्लीपर्स, वॉचेस एक्सेट्रा शी डिमांडेड 50,000 पर मंथ। मतलब आप मुझको एक बात बताइए, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, क्या हर महीने उनको चप्पल खरीदनी होती? क्या हर महीने उनको ड्रेसेस खरीदनी होती? क्या हर महीने उनको चूड़ियां खरीदनी होती? मतलब कहां से आपको ये रियलिस्टिक लग रहा है यार? कहां से? उन सबके अलावा 60,000 रुपए खाने के भी मांगे गए हैं, और हवाला ये दिया गया है कि जो हस्बैंड है वो 10-10 हज़ार रुपए की टी शर्ट पहनता है कैल्विन क्लाइन ब्रांड की। हस्बैंड अगर पैसा कमा रहा है तो क्या वो गलती कर रहा है? हस्बैंड अगर पैसा कमा रहा है तो क्या उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है? समझ से परे बात है। इसीलिए महिला जज ने इस बात को एक्नॉलेज किया और माना कि यह गलत है। लड़के की तरफ से पेश हुए वकील ने फिर इस बारे में भी बताया कि महिला के पास में 63 लाख के शेयर्स भी मौजूद हैं। इसी के बाद फिर जज ने कहा कि आपको अब जो भी चीज़ सबमिट करनी है आप एफिडेविट के साथ में सबमिट करें, और अगली हियरिंग आपकी लास्ट हियरिंग होगी, उसके बाद इस केस को हम लोग खत्म कर देंगे। अगर आपने रियलिस्टिक अमाउंट हमें बताया तो हम उसको एंटरटेन करेंगे, वरना आपका केस डिसमिस हो जाएगा। ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया है कि किस तरीके से कई बार लॉ का प्रयोग करके महिलाएं पुरुषों का एक्सप्लॉयटेशन भी करती हैं, अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में करती हैं। और आदमियों के लिए जो आज की तारीख में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, उसके पीछे का बड़ा कारण कहीं ना कहीं यही है कि इन चीज़ों को लेकर जागरूकता ही नहीं है, या कहीं ना कहीं आदमियों के मन में ये बात बैठ चुकी है, घर कर चुकी है कि जो लॉ है, जो कानून है, वहाँ पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज की तारीख में आलम यह है कि अगर सड़क चलते किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया कि इस व्यक्ति ने मुझको छेड़ा है, तो उस आदमी के ऊपर कार्रवाई पहले होगी, बातें तो बाद में होंगी। ये एक ऐसा समाज इस समय हम लोग बना चुके हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि इसी समाज में फिर वो विकृत मानसिकता के लोग भी रहते हैं जो कोलकाता जैसी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सारे के सारे पुरुष वैसे हैं? सवाल यह है कि क्या हमें हर एक आदमी को एक ही तराजू से तौलना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है, हर आदमी तो ऐसा नहीं होता ना। बट एक मेंटालिटी वोकिज्म के कारण बना दी ऐसी जा रही है कि आप हर एक आदमी को एक ही तराजू में तौलते हैं। लेकिन ये जो दोनों केसेस निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो काउंसलर जो थी महिला बंगाल से, उनका केस हो, जो बातें उन्होंने कही वो हो, या फिर जज ललिता जी का जो पूरा केस निकलकर सामने हाई कोर्ट का, कर्नाटका हाई कोर्ट से, उसकी हम बात कर लें। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप दिखी है कि हाँ चलिए, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अच्छाई की ही बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इन दोनों ही सिनेरियोज के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।